नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग तरह के मर्डर केस के बारे में। एक 29 साल की लड़की का खून हुआ। उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी। उन्हें खूनी का पता भी चल गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाई। आप सोच रहे होंगे कि यह पॉसिबल है। अगर पुलिस के पास खूनी की सारी इंफॉर्मेशन थी तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब कैसे रही? दरअसल यह कहानी ही कुछ ऐसी है। इसके बारे में आप भी जब जानेंगे तो आपको भी शौक लगेगा। यह कहानी है एक ऐसे खूनी की जो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्मों की काफी भयानक सजा मिली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्क्रीन के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर क्लिक कर दें। आपको हैरान कर देने वाली क्राइम की कहानियां हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। दोस्तों, 11 फरवरी 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। अचानक वहां पर पुलिस को एक काला बैग मिला जो एकदम लावारिस पड़ा हुआ था। बैग को जब पुलिस वालों ने खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक लड़की की लाश थी। उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस के पास कोई खास क्लू नहीं थे, सिवाय इसके कि उसकी कमर पर मोर पंख का एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने पब्लिक नोटिस भी जारी किया ताकि लड़की की फैमिली उनसे कांटेक्ट कर सके। उस वक्त मीडिया जगत में उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा सनसनी मच गई थी। उस लड़की को उन्होंने नाम दिया द गर्ल विथ पिकॉक टैटू। 13 दिन बाद भी जब लड़की की लाश को आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं आया, तब पुलिस ने फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही लड़की का अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होना था उसी दिन एक आदमी पुलिस के सामने आया। उस आदमी ने खुद को लड़की का पिता बताया और पुलिस को इतने दिनों बाद उस लड़की का नाम पता चल ही गया, नीतू सोलंकी। अब पुलिस को एक लीड मिल गई थी। उन्होंने नीतू सोलंकी के बारे में और पता लगाने के लिए उसकी फैमिली और जान पहचान के लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। नीतू की बहन अलका से बातचीत करने पर यह पता चला कि नीतू एक लॉ ग्रेजुएशन थी, जिसे कोई भी राह चलता लड़का आसानी से छेड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह तुरंत उल्टा जवाब दे देती थी। वह 2010 तक एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। अचानक 2010 में ही उसने अपनी फैमिली को बताया था कि उसे सिंगापुर से एक जॉब ऑफर आया है और वह वहां जाकर शिफ्ट हो रही है। पुलिस यह जानकर हैरान रह गई। उसके दिमाग में यह सब सवाल था कि अगर नीतू की जॉब सिंगापुर में लगी थी तो उसकी लाश यहाँ दिल्ली में कैसे मिली। नीतू की फैमिली भी इस बात को लेकर हैरान थी। हालांकि पुलिस ने नीतू की पिक्चर्स भी अखबार और न्यूज चैनल में दे दी थी, लेकिन फिर भी नीतू के परिवार को लगा कि वह अगर सिंगापुर में है तो यहाँ उसका खून कैसे हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने शुरुआत में पुलिस से कांटेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिसकी लाश पुलिस को मिली है वो कोई और नहीं बल्कि नीतू ही है, तब जाकर उन्होंने भारी मन से पुलिस से कांटेक्ट किया। जब पुलिस ने और अच्छे से नीतू का बैकग्राउंड चेक किया तब उन्हें पता चला कि वह कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। उसने अपनी फैमिली से झूठ बोला था कि वह सिंगापुर शिफ्ट हो गई है, जबकि वह दिल्ली में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहा करती थी, जिसका नाम था राजू गहलोत। यही राजू गहलोत अब पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने राजू के ही एक कजन नबीन शौकीन से कांटेक्ट किया। नबीन पुलिस का कॉल आने पर घबरा गया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजू ने 11 फरवरी 2011 की सुबह नबीन को फोन किया था। उससे कहा था कि उसके हाथों नीतू का खून हो गया है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे नबीन की मदद चाहिए थी। नबीन ने जब मना कर दिया तो राजू ने खुद ही नीतू की लाश को बैग में भरकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैग फेंक दिया। आखिर कौन था यह राजू गहलोत जिसने इतने भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया? राजू गहलोत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकेशनल स्टडीज में ग्रेजुएशन करने के बाद टूरिज्म के मास्टर की डिग्री ली और फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया। अपनी नौकरी की वजह से उसे एंकर इंडिया कॉलोनी वसंत विहार में रहने के लिए घर मिल गया था। नीतू और वो लिविंग रिलेशनशिप में थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि उनका गोत्र एक ही है। इंडिया में कई जगह एक गोत्र वालों को भाई बहन माना जाता है। नीतू को लगा कि अगर यह बात उसने अपनी माँ बाप को बताई
तो वह कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का फैसला किया। वह दोनों कुछ टाइम अपनी अपनी नौकरी छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने वापस 20 जनवरी 2011 को दिल्ली आना पड़ा। अब वह दिल्ली में भी किराए के मकान में रह रहे थे, जिसका किराया 5,000 था। धीरे धीरे बेरोजगारी और पैसों की तंगी की वजह से उनमें झगड़े होने लगे। राजू के परिवार के पास काफी सारी प्रॉपर्टी थी। नीतू बार बार राजू को फोर्स करती थी कि अपने पिता से बात करके प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे, लेकिन राजू उसकी बात टाल देता था। नीतू एक जिद्दी लड़की थी और राजू भी काफी गुस्सैल इंसान था। उनके बीच मुंह से होने वाली लड़ाइयां अब हाथापाई में बदल गई थी। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या हुआ था हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए जहां रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।